नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। उसका कई कारण है। एक तो मैं यहाँ पे था नहीं, दूसरा मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी थी जिसके कारण जो है लिखने में भी दिक्कत हो रही थी और जो है समय भी नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। परंतु अब आगे से वीडियो एकदम एग्जैक्ट टाइम पर आएंगे और हम लोग संविधान को जल्दी से जल्दी खत्म करने के बाद सिविल प्रोसीजर कोड जो कि इंग्लिश मीडियम से होगा और जो है उसके बाद टॉर्ट और दूसरे एक्ट जो है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय संविधान के भाग 5 यानी भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, उसमें भाग 5 यानी उसमें संघ पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे और ये वीडियो इस श्रृंखला का यानी भारतीय संविधान का जो है 16वां वीडियो है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग जो थोड़ा सा भाग 5 पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो संविधान में कुल 22 भाग है जिसमें कि भाग 5 जो है वो द यूनियन यानी द संघ के नाम से वहाँ पर उल्लिखित किया गया है यानी एक्सप्रेस किया गया है। तो जो पार्ट 5 है संविधान का यानी भाग 5 है कुल 22 भागों में, तो ये भाग 5 जो है ये कुल 5 चैप्टर्स यानी 5 चैप्टर में भी डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात की गई प्रेसिडेंट के। तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी की बात की गई है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2 जो कि पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पार्लियामेंट में अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट तीनों ही आते हैं। तो भाग 5 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें पार्लियामेंट की बात की गई है। उसके बाद आता है पार्ट यानी चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में। बाकी चैप्टर नंबर जो 4 है वो यूनियन जुडिशरी। तो यूनियन जुडिशरी क्लियर है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हो जाएगा। बाकी लास्ट जो है CAG। तो ये CAG जो है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात इसमें की गई, जो कि चैप्टर नंबर 5 है और आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक ये दिया गया है। तो देखिए, ये तो हो गया यहाँ पे। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो चैप्टर मतलब भाग 5 है संविधान का, उसका विस्तार कहाँ तक है। तो क्लियरली जो संविधान का भाग 5 है इसका विस्तार है यानी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर भाग 5 में ये सारी चीज़ें दी गई है जिन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है ये दिया गया, निम्नांकित में से किस प्रकार का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो देखिए, पहला दिया वास्तविक और लोकप्रिय। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक ना होकर औपचारिक शक्तियां उसको दी गई, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति है वो लोकप्रिय और उसके अंदर वास्तविक शक्तियां दी गई जाती हैं। लोकप्रिय मतलब जो जनता के द्वारा चुना गया हुआ वो डायरेक्टली, परंतु भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ ऑप्शन 2 है औपचारिक और विधिक, बिल्कुल ये सही है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसमें औपचारिक और विधिक जो है प्राधिकार दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर राजनीतिक और नाम मात्र, तो राजनीतिक प्राधिकार उसमें नहीं दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर ऑप्शन 4 आ जाता है यानी संवैधानिक और नाम मात्र। बिल्कुल भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनमें संवैधानिक और नाम मात्र के प्राधिकार प्राप्त हैं। तो बिल्कुल यानी यहाँ पर जो है 2 और 4 यानी 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D। और ये क्वेश्चन PCS 2006 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो संघ यानी द यूनियन है उसका विस्तार आर्टिकल 52 से लेकर 151 से है। तो बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल 51 गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 51 में क्या प्रावधान दिया गया अभी हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले भाग में, तो स्टेट के अंतर्गत था वो। तो उसमें क्लियर था कि उसमें दिया गया था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये दिया हुआ था, तो ये यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पे। बाकी आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के होने के बारे में बताया गया है। बाकी आर्टिकल 53, तो आर्टिकल 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करता है। तो बिल्कुल संघ की जो शक्तियां दी गई हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं, वो शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानी आर्टिकल 53। बाकी आर्टिकल 54 है, तो आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा और उस सब प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कथन है यहाँ पर A, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, यानी जो रक्षा बल दिए गए यानी हमारे जो अब तीनों डिफेंस हैं, एयर है, आर्मी है और जो नेवी है, तो उन तीनों में ही जो है जो दिया गया है उसकी जो सर्वोच्च अधिकारी है यानी कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। और ये चीज़ दी कहाँ है, ये दी गई है आर्टिकल 53
2 में दी गई है। तो आर्टिकल 53(2) में ये बात कही गई है। बाकी प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, तो बिल्कुल ही गलत दिया गया है। यानी जो राष्ट्रपति की जो प्रधान सेनापति की जो हैसियत से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो विधि के अंतर्गत आती हैं, और ये बात आर्टिकल 53(2) में क्लियरली बताई गई है। क्लॉज 2 क्लियरली इस चीज को कहता है कि ये विधि के अंतर्गत ही वो अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा राष्ट्रपति। अदरवाइज यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित हो जाएंगी। वो तो तीनों सेना को कमांडर है, तो किसी भी सेना को कहीं भी आक्रमण करने के लिए कुछ भी आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर उसकी शक्तियों को कंट्रोल किया गया, यानी वो विधि के अंतर्गत ही होंगी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ए सही है, आर ये गलत है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ए सही परंतु आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो भारत का जो संविधान है वो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता। पहला देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो बिल्कुल ये सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, यानी मंत्रियों की नियुक्ति, पूरा मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, उन सभी की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है, फिर प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को चुनता है, तो ये प्रक्रिया हो जाती है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बिल्कुल यही स्टेटमेंट यही सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति की नहीं है। इसको गवर्नर, स्टेट का जो पर्टिकुलर गवर्नर है, कई जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो इसको नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ दी कहाँ गई है, यानी जो राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेंगे, ये बात कही गई है, यानी संविधान के आर्टिकल 164 में। तो 164 इस बात को क्लियरली डिफाइन करता है। बाकी यहाँ पर रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, अभी हम लोगों ने बात की थी आर्टिकल 53 के तहत जो है वो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है, और किसी यानी कि देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति को लागू, बिल्कुल यहाँ पर आपातकालीन स्थिति यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, तो ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक से हमको बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या वक्तव्य दिया है। पहला कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो संसद का भाग है। देखिए संसद में 2 सदन दिए गए, एक उच्च सदन एक निच्च सदन। जो उच्च सदन है उसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ स्टेट भी कहते हैं उसे, और जो निच्च सदन है जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं और द हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं उसको। बाकी यहाँ पर तीसरा जो है वो राष्ट्रपति होता है, इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है, इसी के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, तो राष्ट्रपति संसद का भाग है ऑप्शन, यानी कारण देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी दोनों सदनों द्वारा पास करने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देता वो कानून नहीं बनता है। और बिल्कुल यहाँ पे ये भी सही है। तो ये जब जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है तो वो दी गई है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 क्लियरली कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोअर हाउस अपर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, तो इस चीज़ की बात आर्टिकल 79 में की गई है। तो बिल्कुल ही दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए है यहाँ पर, ए और आर दोनों सही, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 143 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर किसी मुद्दे पर सुप्रीम मतलब प्रेसिडेंट को कोई जो है संदेह होता है तो वो उसके पास शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह मांगे। अब यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए जैसे अयोध्या का मामला था, अयोध्या के मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह मांगी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह देता है तो प्रेसिडेंट भी उसको मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको मान सकता है और प्रेसिडेंट चाहे तो उसे नहीं भी मान सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट स्वीकार करना चाहिए, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो यही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, आपातकालीन शक्तियां, तो राष्ट्रपति में बिल्कुल आपातकालीन शक्तियां भी है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो है वो राज्यों में शासन को आगे बढ़ा सकता है, 6-6 महीनों के हिसाब से जो है आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जब आपातकाल होता है तो उसके पास शक्तियां आ जाती हैं। बाकी एक ऑप्शन डी है यहाँ पे, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रपति ये कर सकता है, जो कि आर्टिकल 143 में है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला देखते हैं यहाँ पे, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो बिल्कुल ये एकदम सही स्टेटमेंट है, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो कि हम लोग आर्टिकल 53 में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कारण देख लेते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार के व्यवसाय चलाने से संबंधित है। देखिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये भी एक सही स्टेटमेंट है, परंतु इसका इससे कोई अधिक संबंध नहीं बन रहा है कि कार्यपालिका शक्तियां जो है वो सरकार का व्यवसाय चलाने के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। परंतु जो पहला स्टेटमेंट दिया, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, तो राष्ट्रपति यहाँ सरकार नहीं होती है, यहाँ सरकार की बात की जा रही है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, परंतु तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये तो सही होता है, यहाँ व्याख्या सही नहीं हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी तरह का डाउट है किसी भी क्वेश्चन या उसके आंसर में, तो कमेंट जरूर कीजिए। गलतियां हो सकती हैं, अगर गलती होती भी है तो उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे और उसको डिस्कस किया जाएगा, परंतु हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि गलतियां ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। और किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा। तो बिल्कुल आपातकाल के समय संसद द्वारा जो है वो राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो देखिए पहले हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। तो देखिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 54 में दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? देखिए यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर, बहुत ही ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इलेक्टेड मेंबर होते हैं पहली बात तो, और कौन कौन होते हैं? तो अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस, साथ में जो है राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभाएं, तो जो स्टेट असेंबली हैं, तो उन विधानसभाओं के मेंबर, और कौन से मेंबर? इलेक्टेड मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट से आ जाता है, यानी विधान परिषद से अगर बन के आता है, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। या ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है, तो वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित व्यक्ति ही भाग लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखिए अंतर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ निर्वाचन में जो है ऐसे व्यक्ति, यानी जो यहाँ पर जो चुने हुए सदस्यों के साथ में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंग्लो इंडियन और वो हैं, तो वो भी लोग पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं। किसके? यानी वो पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सबसे मूल अंतर है कि इसमें जो है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चुने जाते हैं, चुनने के लिए जो है योग्य होते हैं, और जो है उपराष्ट्रपति में सारे मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो वह स्वयं प्रत्याशी होता है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। उसे राज्य विधानसभा के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधान मंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो बिल्कुल अगर मुख्यमंत्री, तो पहली बात मुख्यमंत्री, तो हम लोग संसद के मेंबर की तो बात ही नहीं करेंगे, यहाँ विधानमंडल की बात करें, तो विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का अगर वो सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी वो अगर प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री कोई प्रत्याशी अगर हो जाता है राष्ट्रपति का, तो वो अपना वोट देगा वहाँ पर, देखिए, तो उसको वोट मिलेगा। मगर यहाँ अगर वो उच्च सदन का सदस्य है तब उसको वोट देने की शक्ति नहीं होगी। तो ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें दिया है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य इलेक्टेड मेंबर, तो ये भी हो जाते हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ पॉइंट 3 है, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, तो ये भी इसमें वोट देते हैं। बाकी राज्य की विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, तो ये वोट इसमें नहीं देते हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य इसमें वोट नहीं देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी में है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इस प्रश्न का। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट नहीं देते हैं, और यहाँ चुने की जगह पे सभी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? तो देखिए राष्ट्रपति और
उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो इसमें जो है पार्टिसिपेट, मतलब वो जो है राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेंगे और उनका कार्यभार संभालेंगे। अभी तक ये सिचुएशन सिर्फ एक बार ही भारत में आई और वो कब आई थी? 1969 में, जिसमें जस्टिस मोहम्मद हियातुल्लाह ने जो है कार्यभार राष्ट्रपति का संभाला था। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। तो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिया गया है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखिए हम लोग अगर देखेंगे आर्टिकल 58 बात करता है कि यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो योग्य है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। तो वहाँ पे देखिए 3 मुख्य कंडीशन दी गई हैं। पहला है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उससे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सिटीजन होना कंपलसरी है यहाँ पर। तो जो सिटीजन शब्द है इसमें कहीं जन्म की बात ही नहीं की है। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता किसी विदेशी व्यक्ति है वो भारत में आकर रहता है और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो फिर वो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर सिटीजन शब्द का प्रयोग किया, तो जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है। बाकी उसके लिए देखिए पहला कंडीशन ये हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि ही शुड बी कंप्लीटेड द एज ऑफ द 35 ईयर, तो उसको 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए चुनाव के समय। तो 35 वर्ष की आयु उसकी हो जानी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी। बाकी तीसरी कंडीशन है हैविंग द एबिलिटी टू इलेक्शन इन द मेंबर ऑफ, यानी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाला है वो लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए। ध्यान रखिए यहाँ पर लोकसभा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम, ना कि राज्यसभा शब्द का। तो लोकसभा, ना कि संसद का, ना ही राज्यसभा का, यहाँ लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला है उसे भारत का जन्म से नागरिक होना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये कंडीशन सही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, विच आर्टिकल? आर्टिकल 58 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर तीसरी कंडीशन दी है उससे संसद का सदस्य निर्वाचित होने, देखिए संसद शब्द का प्रयोग कर लिया यहाँ पे, निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो बिल्कुल ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। उससे किसका सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए? लोकसभा की। तो बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही हुआ, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो बिल्कुल उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? तो वो सौंपा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, यानी ना कि भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो वो भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा उसको हल करने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अभी हम लोगों ने चर्चा की थी आर्टिकल 58 जो है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसकी कंडीशंस को बताता है। तो उसकी आयु 35 वर्ष की हो गई हो, ये बिल्कुल सही है। वह लोकसभा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए संसद में लोकसभा ब्रैकेट में दे दिया है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता रखता हो, बिल्कुल ये भी कंडीशन सही है। वो देश का नागरिक हो, देखिए जन्म शब्द हटा दिया गया है, तो देश का नागरिक हो ये भी सही, यानी ये तीनों ही कंडीशन यहाँ वैलिड हो जाती है और यही आर्टिकल 58 में दी गई है। बाकी वो पढ़ा लिखा हो, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, क्या आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और यही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियोज़ में जो है अधिक क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है फिर। तो एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता का त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, वो सदस्यता के साथ भी चुनाव लड़ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति भी हो जाए और वो संसद का सदस्य भी हो या विधानसभा का कोई सदस्य हो, तो ये भी यहाँ सही नहीं है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जैसे ही कोई व्यक्ति जो कि किसी विधानसभा या संसद का सदस्य है और वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और वो चुनाव जीत जाता है और राष्ट्रपति बनता है, जैसे ही वो अपने सदस्य की मतलब अपने जो है निर्वाचित हो जाता है राष्ट्रपति के लिए, वैसे ही वो अपनी सदस्यता को छोड़ देगा उसी समय। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी लास्ट डी है, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पर आर्टिकल 58 क्लियर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य है, तो फिर वो जो है भारत का राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है वहाँ। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक जरूर एक ठोक दिया करिए। बाकी
इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग और वीडियोस में फोकस करेंगे और सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जिसमें कि हम लोग सीपीसी है, इंटरनेशनल पीट है, टॉर्ट है और छोटे छोटे माइनर एक्ट्स हैं, उनको उनसे भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी जो सीरीज चल रही है उसको भी जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। भाई लाइक जरूर कर दिया करिए और वीडियो को अगर बहुत अच्छा लगा तो उसको शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। व्हाट्सएप है, फेसबुक है और जो भी सोशल मीडियाज हैं उन सभी में शेयर कर दिया करिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।